नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 3 अक्टूबर 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा यूएसए के एक जज थरगुड मार्शल के कोट के साथ। वे यू सी रॉन्ग और इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, स्पीक आउट बिकॉज दिस इज़ योर कंट्री, दिस इज़ योर डेमोक्रेसी। कहीं पर भी आप कुछ गलत देखें, कहीं पर असमानता देखें, कहीं पर अन्याय देखें, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आपका देश है, ये आपका लोकतंत्र है। ये हाथरस का जो गैंग रेप और मर्डर का जो इंसिडेंट है, उसके साथ परफेक्टली फिट बैठता है ये कोर्ट, इज़न्ट इट? डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 8 अक्टूबर तक ईएमआई की ऑफ़र भी चल रही है। ईएमआई की ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को हर रोज़ विदाउट फेल दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है इंडिया म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे फॉर्मर एम्बेसडर टू म्यांमार राजीव भाटिया साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रिंट हुआ है। फिर हाथरस केस के बारे में बात करेंगे, इसके साथ जुड़े हुए 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में हैं। और लास्ट जो आर्टिकल हैं पाथवेज टू डाइवर्सिटी, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। इंडिया म्यांमार दोनों एक दूसरे के ऑफकोर्स पड़ोसी देश हैं। अब ये टॉपिक जो है इंडिया म्यांमार वाला, ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बहुत पावर पैक्ड इंडियन डेलीगेशन, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक काफिला भारत से म्यांमार विजिट करने वाला है। मंडे की बात है, यानी कि आज सैटरडे है, संडे और मंडे 2 दिन, एक दिन को छोड़कर डे आफ्टर टुमारो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम नरवाणे साहब, ये दोनों एक साथ, पहली बार ऐसा होगा कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और भारत के आर्मी के जो स्टाफ हैं वो एक साथ इस देश की विजिट पर जा रहे हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि हमारे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कम से कम एक विजिट म्यांमार की ना की हो। एंड सेम थिंग गोज विथ COAS एज वेल, यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या यहाँ पर मैं कहूँगा आर्मी चीफ। आज तक ऐसे कोई भी आर्मी चीफ नहीं है, आज तक ऐसे कोई भी फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है जिन्होंने अपने पूरे टेन्योर में कम से कम एक विजिट म्यांमार में ना की हो, लेकिन पहली बार दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो रीड बिटवीन द लाइंस करें या फिर आप समझने की कोशिश करें कि दोनों एक साथ क्यों जा रहे हैं। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर म्यांमार के पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो सरकार जो है वो पावर शेयरिंग करती है वहाँ की मिलिट्री के साथ। तो सरकार के साथ बात करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब और मिलिट्री के साथ बात करेंगे M नरवाणे साहब। अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों एक साथ क्यों जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड आई एम श्योर आप जानते भी हैं कि म्यांमार के साथ हमारा देश जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो प्रश्न है आपके लिए कि बताइए हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है म्यांमार, राइट, नेपी 2 इसके कैपिटल का नाम है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, एज यू कैन सी, अंडमान सी यहाँ पर है। और म्यांमार की सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है इसका नाम है इरावदी। इरावदी जो है इसका जन्म भी तिब्बत से होता है, और फिर वो म्यांमार में एंटर होते होते इसका जो माउथ है, इसका जो मुख है, वो है बे ऑफ बंगाल में। और इरावदी डॉल्फिन के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च जो है वो कर लीजिएगा, इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए
क्योंकि इसके ऊपर से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं ही आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। कितने देश हैं जिनके साथ म्यांमार अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है? आपका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। आपका आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इसी मैप के ऊपर से मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि कम से कम आज म्यांमार के मैप के ऊपर आप 10 मिनट इन्वेस्ट करें। ओके, इट शुड इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टू बायलैटरल रिलेशंस। ये जो मंडे को एक बड़ा डेलीगेशन जाने वाला है, तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं उसको एक यू कैन से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीड, एक मोमेंटम, एक फोर्स प्रोवाइड करेगा ये डेलीगेशन या फिर ये मीटिंग। इट इज़ अ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। वहाँ के जो म्यांमार के परमानेंट सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि भारत और म्यांमार की जो पार्टनरशिप हैं ये टाइम टेस्टेड हैं। बुरे और अच्छे दोनों वक्त में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। म्यांमार में 8 नवंबर को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। ख़बर ये है कि जो ऑंग सान सू की हैं उनकी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन उतने ज़्यादा वोट्स या फिर उतनी ज़्यादा सीट्स उनको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जीत तो उनकी होगी ऐसा फ़िलहाल लग रहा है। फाइनली इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स तो यही बताते हैं। रोहिंग्या का जो प्रश्न है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा इश्यू भी बन चुका है। और एज यू कैन सी, ये वाला जो मैप है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जस्ट अ सेकंड, राइट, तो यू कैन सी हियर, ये बर्मा यानी कि म्यांमार है, उसका एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन। रखाइन रीजन में रहते हैं रोहिंग्या, और वहाँ पर जो इश्यू हुआ तो रोहिंग्या जो हैं उन्होंने ये जगह छोड़कर उन्होंने एंटर किया बांग्लादेश में, राइट। यहाँ पर एक नदी भी है जिसका नाम है रिवर नाफ, राइट। तो ये है रिवर नाफ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बॉर्डर के ऊपर है, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आई हुई एक नदी है जिसका नाम है रिवर नाफ। और ज़्यादातर जो रोहिंग्या हैं वो यहाँ पर कॉक्स बाज़ार में रहते हैं, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में काफ़ी इश्यू भी हो चुका है। तो ये एक टॉपिक होगा, रोहिंग्या वाला इश्यू होगा। फिर चाइना जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमिक फुटप्रिंट म्यांमार में एक्सपांड कर रहा है, तो इसके बारे में भी डेफिनेटली बातचीत होगी। फिर 5 पिलर्स हैं दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप की बात करें तो 5 पिलर हैं। पहला जो है ये है कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल्स एग्जिस्ट्स इन एम्पल मेजर। और ये बात भी सच है, दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। 2014 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो 7 बार जो हेड ऑफ स्टेट हैं, इम्पोर्टेंट स्टेट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो 7 बार ऐसी विजिट्स दोनों देशों के बीच में हो चुकी हैं। फिर सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो अभी मई महीने की ही बात है कि 22 ऐसे इंसर्जेंट थे, इंडिया के इंसर्जेंट, तो म्यांमार ने उनको पकड़ा और फिर म्यांमार ने उनको भारत के हवाले कर दिया। इसके अलावा डिफेंस के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें भारत करता रहता है म्यांमार की मदद के लिए। थर्ड पॉइंट जो है, हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट जो है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन वैल्यूड एट 1.4 बिलियन थ्रू ग्रांट्स इज सब्सटेंटिव। भारत ने काफ़ी मदद भी की है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, अलग अलग क्षेत्रों में इस देश की कैपेसिटी इंक्रीज हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, आईटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत ने कंप्लीट कर दिए हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन हैज़ डेवलप्ड बट इट इज स्टिल स्टेज एट ए सब ऑप्टिमल लेवल। अभी इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो बहुत कम होता है दोनों देशों के बीच में। 2018-19 का जो आंकड़ा है ये बहुत कम है, इट इज़ जस्ट 1.7 बिलियन, दिस इज़ नथिंग। और भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर लगभग कुछ $800 मिलियन का है। इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स भी दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा इंक्रीज किए जा सकते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस। किसी भी दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो है
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अगर दो देशों के लोगों के बीच में प्यार है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, तो फिर उस रिलेशनशिप को आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। स्काई भी उसकी लिमिट नहीं है, और यहाँ पर बात करें तो बुद्धिज़्म एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके अलावा भारत के कुछ 20 लाख जितने लोग जो हैं वो म्यांमार में रहते हैं। आनंदा टेम्पल जो बागान में है, तो उसको रिस्टोर करने में भारत ने बहुत बड़ी मदद की, और म्यांमार के जो राजा हैं उन्होंने भी यहाँ पर मदद की है बोध गया में। तो ये एक जो एक्सचेंज है, ये म्यांमार जो है एक प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट कंट्री है, तो काफ़ी एक लगाव है उनका भारत के साथ। और कोविड-19 के टाइम पर दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स भी भारत ने प्रोवाइड किए थे, और इसको लेकर भी उनके दिल में भारत के प्रति, वहाँ के लोगों के दिल में भारत के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। As the Shringla Nirvane team discusses key facets of a strategic partnership in Naypyidaw, think tanks in both countries need to contribute more with fresh ideas and thinking. दोनों देशों की जो थिंक टैंक्स हैं उनको नए आइडियाज़ और नए तरीके सोचने होंगे, ताकि हम फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को और आगे ले जा सकें। और दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंपेनियन सोल के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते आए हैं, और ऐसे ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात करें हाथरस के बारे में। हाथरस केस जो हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है इस आर्टिकल ने, कि 14 सितंबर 2020 की बात है। एक 19 साल की लड़की, दलित लड़की जो हैं, वो खेतों में काम करने के लिए गई, और न्यूज़ लॉन्ड्री का रिपोर्ट ये कहता है कि जो ये लड़की है उसकी माता ने इस लड़की के बॉडी को देखा, राइट, वो ऐसे खेत में वहाँ पर थी, और उसके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे, उसकी जो ज़ुबान है, टंग जो है, उसको काटा गया था, उसके माउथ में से ब्लीडिंग हो रहा था, इनफैक्ट उनके वजाइना से भी ब्लीडिंग हो रहा था। तो ये सिचुएशन में अपनी बेटी को देखना, यू कैन इमेजिन, और पेन सोचिए आप, किसी की ज़बान काटना, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी गई है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ऐसी चीज़ों में जनरली एक एफआईआर जो है वो फाइल की जाती हैं, और जो विक्टिम है, पीड़ित जो हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ऑफ कोर्स। और जो मेडिकल और लीगल जितनी भी चीज़ें हैं, अगर लेट्स से कि रेप का कोई मामला है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो कपड़े और एविडेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं, इंजरी का रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें फिर हॉस्पिटल में की जाती हैं। सेक्शन 164 के तहत, जो सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो पीड़ित हैं, तो उनका बयान मजिस्ट्रेट लेते हैं पुलिस के सामने। ये सारी मजिस्ट्रेट की एक हाज़िरी में पुलिस जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और अगर जो पीड़ित हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम एनालिसिस के बाद, उनका जो पार्थिव शरीर है वो फिर उनके परिवारजनों को सौंपा जाता है। ये एक जनरली एक प्रोसीजर जो है वो, जनरली नहीं, ये ऐसे ही प्रोसीजर होती हैं। इस केस में ये हुआ कि इस लड़की को चंपा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहाँ से इस लड़की को हॉस्पिटल भेजा गया, और उनका जो भाई है लड़की का, वो वहाँ पर रहा टू फाइल और रजिस्टर एंड एफआईआर। सितंबर 21 और 22 की बात है कि इस लड़की ने क्लियरली जो वहाँ पर, जहाँ पर वो रहती हैं, वहाँ पर जो अपर कास्ट के कुछ लड़के हैं और लड़कों के कुछ दोस्त हैं, उनके पड़ोसी और उनके जो दोस्त हैं, जो असोल्टर्स हैं, उनके नाम इस लड़की ने क्लियरली बताए थे, राइट। और फाइनली ये लड़की जो है वो, उनकी मृत्यु हुई दिल्ली की एक अस्पताल में, और जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। लेकिन अब न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ के एक मजिस्ट्रेट जो हैं, उनका वीडियो भी आया है कि वो उनके, आई थिंक पिताजी हैं उनके, ये लड़की जो है उनके पिताजी को समझा रहे हैं जो हो गया और भूल जाइए एंड थिंग्स लाइक दैट।
तो बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस लड़की जो हैं ये पीड़ित जो हैं, तो इनका इस लड़की का जो अग्नि संस्कार है वो किया गया और उसमें उनके परिवार के लोगों को बताया नहीं गया था। एक जर्नलिस्ट हैं तनुश्री पांडे, वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की और सब मीन्स तनुश्री पांडे जो हैं इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ही सारी चीज़ें जो हम इस रात को ये क्रिमेशन की प्रोसेस चल रही थी और फिर मीडिया को जाने नहीं दिया एंड ये सारी चीज़ें हुई, राइट। पिक्चर्स क्लिक करने नहीं दिए, रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। एंड 1 अक्टूबर को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार का ये स्टेटमेंट आया कि ना तो हमें कोई स्पर्म के एविडेंस मिले हैं और ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का रेप हुआ है। उनकी मृत्यु जो है वो स्पाइनल कॉर्ड टूटने की वजह से हुई है। एफएसएल के सैंपल्स जो हैं वो कुछ दिनों के बाद लिए गए थे और एक्सपर्ट्स कहते ये हैं कि ऐसे जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं लाइक स्पर्म, तो आप कुछ दिनों के बाद अगर जाएंगे तो फिर ये आपको इसके एविडेंस जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को देखा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है। सरकार नॉट सरकार बट जुडिशरी जो है उनके पास ये पावर्स हैं, सुओ मोटू जिसको कहते हैं, कि अगर उनको कोई गलत चीज़ लगती है, भले ही किसी ने केस ना फाइल किया हो, लेकिन अगर कोर्ट के सामने, कोर्ट के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो अब 12 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट डेट दी गई है। 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है और 12 अक्टूबर को इसके ऊपर अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 12 अक्टूबर को एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो केसेस हैं सालों चले जाएंगे, इसमें पता नहीं आगे क्या होगा, न्याय मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो हमारे देश में हर साल हमें इस प्रकार के केसेस जो हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ उस लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, राइट। यहाँ पर हमारे देश के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट, जो सबसे ज़्यादा एमपीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा एमएलएज़ हैं, राइट, ऐसे राज्य की रीढ़ की हड्डी भी इस केस के साथ टूट गई है। पुलिस की तो क्या बात करें, यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर। मीडिया उनको प्रश्न पूछ रही है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमारे पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। आउटलो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ये भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। जब विकास दुबे जो हैं वो वी नो इट कि ही वॉज ए गैंगस्टर, तो विकास दुबे का एनकाउंटर जब किया गया तब बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये था कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट। एंड आई वुड से कि वो लोग गलत भी नहीं हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ये जो रेपिस्ट हैं उनके बारे में ये भी डिमांड सामने आएगी कि इनको चौराहे पर लटका दिया जाए, तो आई कैन थरोली अंडरस्टैंड कि अगर मेरे किसी रिश्तेदार या फिर इफ समवन आई नो उनके साथ अगर ऐसा हुआ होता तो मैं भी यही चाहता कि इन लोगों को तो ऐसे ही लटकाया जाए, इसने। तो ये इमोशन कोई गलत इमोशन नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे देश में होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब हम पुलिस जो हैं जब रूल के बाहर जाकर कुछ काम करते हैं तब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया कि ऐसे लोगों का आपने एनकाउंटर कर दिया। यूपी में कुछ 115 जैसे इतने एनकाउंटर्स हुए हैं, राइट। तो गैंगस्टर्स को जब मारा जाता है तब लोग खुश होते हैं, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है। मान लीजिए कि आपको सिर दर्द है और आपने एक दवाई ली, राइट। अब ये जो दवाई है ये आपने ओवर द काउंटर ली है, आपने डॉक्टर को नहीं पूछा, आपने ऐसे ही दवाई ले ली और 2-3 दिन आपने ये दवाई ली और आपका जो सिर दर्द है वो ठीक हो गया। फिर सिर दर्द तो ठीक हो गया, आप खुश भी हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं। 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपने जो दवाई ली थी उसके पार्टिकल्स आज भी आपकी किडनी में हैं और इसने आपकी किडनी को थोड़ा बहुत डैमेज किया है।
या फिर ज़्यादा डैमेज किया है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। जब इनका एनकाउंटर्स होता है तब हम खुश होते हैं, लेकिन इससे जो एक कल्चर डैमेज होता है, फिर क्या होगा कि पुलिस जो है वो उनके पास जो भी पावर्स हैं उनका दुरुपयोग करने की शुरुआत हो जाएगी और पूरा एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, राइट, पुलिस वाले गुंडे जो हम कहते हैं, ऐसा एक कल्चर पैदा हो जाएगा। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि राज्य को। तो शायद उत्तर प्रदेश में यही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। 115 एनकाउंटर्स हुए, लेकिन आज तक एक भी पुलिस वाले के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। दिस इज नॉट हाउ इट शुड वर्क। इस प्रकार से थोड़ी आप राज्य चलाएंगे, इस प्रकार से थोड़ी राज्य चल सकता है या फिर देश चल सकता है। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी टेस्ट है कि क्या वो इस पर्टिकुलर, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, तो क्या ये जो दलित लड़की हैं, परिवार जो हैं, क्या उनको वो न्याय दिला पाएंगे? वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर दिला पाते हैं देन दैट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं तो दैट विल बी अ फेलियर, राइट, बिग फेलियर होगा। एक बहुत इतनी मेजॉरिटी वाली जो ताकतवर सरकार है उनका फेलियर होगा, और इसी के साथ साथ हमारे देश का भी। पाथवेज टू डाइवर्सिटी, 30 सितंबर को यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई और न्यूयॉर्क में हुई ये समिट। और इस समिट में जो मेंबर नेशंस हैं, मेंबर नेशंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी took note of the link between biodiversity loss and the spread of animal pathogens. ये जो CBD, ये देश हैं, CBD मेंबर नेशंस ने ये माना है इस मीटिंग में कि जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस जो हैं वो हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस, राइट। डिजीज़ का नाम है कोविड-19, वायरस का नाम है कोरोना वायरस, SARS-CoV-2। और ये सारे देशों ने कंसेंसस भी दिया है कि जो आइची, जो जापान का एक शहर है, तो उस आइची एग्रीमेंट में आइची के जो टारगेट्स रखे गए थे, तो ये टारगेट्स हमने अचीव नहीं किए हैं। यूएन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट जो है उसमें ये आइची के जो 20 टारगेट्स थे, इसमें से एक भी टारगेट को फुल्ली हम अचीव नहीं कर पाए हैं। टारगेट्स क्या क्या थे? फेजिंग आउट ऑफ सब्सिडीज़ दैट इरोड बायोडाइवर्सिटी, वे सारी सब्सिडीज़ को बंद करना जो बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद करती हैं। स्टेप्स फॉर रिसोर्स यूज़ विद इन सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स, रिसोर्स का इस्तेमाल करें लेकिन इकोलॉजी को नुकसान किए बिना। प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल फिशरीज फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग थ्रेटेंड स्पीसीज एंड वल्नरेबल इकोसिस्टम, जो बॉटम ट्रोलर्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप मछली पकड़ने जाते हैं लेकिन मछली के साथ साथ आप पूरी वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करके ये बोट्स जो हैं, हर रोज़ कितनी सारी बोट्स जो हैं वो ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड ऑफ पोल्यूशन, और उसमें भी ख़ास करके प्लास्टिक वेस्ट को कम करना। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स थे। तो ऐसे 20 टारगेट्स थे, इन 20 टारगेट्स को दुनिया जो है वो अचीव नहीं कर पाई है। सिर्फ एक ही ब्राइट स्पॉट है और वो ये है कि धीरे धीरे ये जो सरफेस और सब सरफेस वाटर और इनलैंड और कोस्टल मराइन एरियाज़ हैं, तो इनके प्रोटेक्शन में हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। ज़्यादातर देशों ने तो इन टारगेट्स को और जो उनको एक्शन लेनी चाहिए इनको इग्नोर ही किया है। WWF का जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है, इसके मुताबिक 1970 के लेवल के साथ आज के लेवल को कंपेयर करें तो हर एक स्पीसीज में लगभग 68 ओवरऑल वर्टिब्रेट पॉपुलेशन जो है, तो उसमें 68% पॉपुलेशन में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। भारत की बात करें तो भारत ने हमारा जो एंशियंट कंजर्वेशन ट्रेडिशन है उसके बारे में बात की। बहुत ही अच्छी बात है, भारत के पास ऐसा एंशियंट कंजर्वेशन का ट्रेडिशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम कहते कुछ और हैं और करते भी कुछ और हैं। ऐसे इंटरनेशनल, मुझे अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है।
एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे याद नहीं आ रही है, वरना वो मैं आपको बताता। पॉइंट वाइज मैंने पढ़ा था और मैंने इस चीज़ को लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिलहाल मुझे वो याद नहीं आ रहा, बट द थिंग इज़ कि ऐसे ही एक इंटरनेशनल समिट के ऊपर भारत ने बड़े बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। वहाँ पर कुछ और बताया गया था और रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट थी। तो हाँ, हम आइडियल्स की बात कर सकते हैं कि हमारे देश में एंशियंट कंजर्वेशन ट्रेडिशन थी और ये सारी चीज़ें, तो इनको हम कब इम्प्लीमेंट करेंगे? ये जो नया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो रूल्स आए हैं, तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, याद होगा आपको, कि आप पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जंगल को आपने आधा काट दिया, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगा दी और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और सरकार आपको ग्रीन सिग्नल दे देगी। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके पास जो नॉलेज है, राइट, साइंटिफिक और ट्राइबल, ये दोनों नॉलेज का फाइन बैलेंस लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मीन्स सी द थिंग इज, ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर धीरे धीरे काम हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि काम कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं दैट डोंट गिव ए डैम अबाउट इट। ये इनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो आज भी उतना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज भी उतनी ही बर्बादी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में कैसे जंगलों को काटा जा रहा है, जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसको धड़ाधड़ वहाँ पर काटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे देश हैं, अब क्या बताएं कि लेट्स होप कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन जेन्युइनली एनवायरनमेंट जो हैं, इनके बारे में सोचने वाले भी लोग प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर पहुंचे हुए, सिर्फ हमारे देश में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड द वर्ल्ड। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज थोड़ा वक्त है तो लेट्स गो थ्रू द न्यूज़ आइटम्स एज वेल, इजंट इट। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल रोहतांग को लॉन्च करेंगे। अटल टनल जिसको कहते हैं, रोहतांग टनल या फिर अटल टनल, तो इसका आज इनोग्रेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि आत्मनिर्भर भारत जो हैं वो दुनिया के हित के बारे में, ग्लोबल वेलफेयर के बारे में, इसका जो विजन है इट इंक्लूड्स ग्लोबल वेलफेयर एज वेल। जल शक्ति मिनिस्टर ने 100 दिनों का एक कैंपेन लॉन्च किया है, पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी सेंटर्स में पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 पुलिस पर्सोनल को सस्पेंड किया है। कोविड-19 रिकवरी जो है ये 83.70% तक पहुंच गई है। कल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने गांधी जी को याद किया और गांधी जी के आइडियल्स को रिवाइव करने के बारे में बात की। फिर एक दूसरा रिपोर्ट आया है कि हमारे जो शहर हैं ये 99% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस रिपोर्ट टू बी ऑनेस्ट, राइट। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, आई एम श्योर आप भी जानते हैं कि ओपन डेफिकेशन आज भी बंद नहीं हुआ है। इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर्स अंडरटेक एरियल सीडिंग एट विशाखापट्टनम। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको कोरोना वायरस हुआ है, तो ही इज़ बिन शिफ्टेड टू वोल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर। और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ये बताया है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है उसको स्टेप बाय स्टेप हम अचीव कर सकते हैं। So that's everything from my side, dear friends. I will see you now on Monday. राइट, अब मंडे को मिलेंगे द हिंदू एनालिसिस के साथ। संडेज को हिंदू एनालिसिस नहीं होते हैं। एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।